हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम एजुकेशन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 9th डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी सीरीज़ है वीडियो की, आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के नोट्स इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स होती है जो एक टीचर में क्या कहते हैं होनी चाहिए। वो एक नेसेसिटी है टीचर की कि वो उसे आनी चाहिए। तो जो ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट था, ये प्रोफेसर एलन थे यूएसए के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, प्रोफेसर एलन। तो माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। कि आप में से जो सारे आप सब ने टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे पढ़ने के लिए, या काफ़ी लोग जो होंगे जिन्होंने बाहर से जेबीटी करी है तो वो नहीं जा पाए होंगे। तो ये एक ऐसी जो गए हैं उन्हें वो कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे कि माइक्रो टीचिंग में होता है, जब हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही हमें क्या कराया जाता है, ये टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो ट्रेनी टीचर होता है, जो वहाँ टीचर बनने गया है, उसको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे उसे पढ़ाना होता है। और जो बाकी के जो साथ के जो ट्रेनी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट की तरह बैठते हैं, और जो रियलिटी में वहाँ पे टीचर होते हैं, जो हमें प्रोफेसर होते हैं, जो पढ़ा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इवेलुएटर का काम करते हैं। पहले तो बच्चों से पूछा, जो बच्चे हमारे साथ के जो लोग होते हैं, वो जो बच्चे बने होते हैं, पहले उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या इनमें क्या क्या, जो एक पूरा एक है ना इवैल्यूएशन चार्ट बना लिया जाता है कि जो आपने पढ़ाया उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी, क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करी हैं, टीएलएम कैसे यूज़ किया आपने, प्रीवियस नॉलेज से कैसे कनेक्ट किया, एग्जाम्पल्स कैसे दिए, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ का यूज़ कराया। ये सारी चीज़ें, चाइल्ड सेंटर कितनी आपकी एजुकेशन थी, आपका लेसन प्लानिंग कैसी थी, डिलीवर कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें जो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ये कराई जाती है, और जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो इवेलुएटर करते हैं, फिर वो हमें क्या देते हैं, कुछ पॉइंट्स देते हैं, और फिर हमें हमारी कमियां और अच्छाइयां बताई जाती है। तो हर दिन क्या होता है, एक टीचिंग स्किल के बारे में डिस्कशन होता है, और ये जो पूरा कम से कम 1 वीक तक ये पूरी वर्कशॉप चलती है हमारी माइक्रो टीचिंग की। तो इसमें जो है, अब ये जो है ना, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये रियल टीचिंग होती है या आर्टिफिशियल टीचिंग होती है। क्यों आप में से कई बच्चे सोचोगे कि ये आर्टिफिशियल टीचिंग है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियलिटी है टीचिंग की। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तभी वो टीचिंग हो। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, एक प्रैक्टिस चल रही है। माइक्रो टीचिंग को रियल टीचिंग कहते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, माइक्रो टीचिंग इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं, रियल टीचिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस आपको वैसा ही मिलेगा। तो जो प्यूपिल टीचर होता है उसको प्रैक्टिस करता है, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। उसे यही नहीं कि प्यूपिल टीचर जो आप ट्रेनी टीचर हो सीधा आपको स्कूल में भेज देंगे, पहले आपको सारी स्किल्स सिखाई जाती है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद 3 महीने की आपकी क्या होती है, आपको स्कूल में भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए। पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको 3 महीने के लिए स्कूल में भेजा जाएगा, फिर वहाँ पे आपका दोबारा से इवेल्युएशन होता है। तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसा होता है और सेकेंड ईयर में भी ऐसा होता है। तो प्यूपिल टीचर को पहले प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि उसके अंदर वो सारी टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाए, जो जिससे वो क्लासरूम में जाके जो एक्चुअल क्लासरूम में जाएगा तो उसे वो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब आपसे पूछ लेंगे कि क्या ये जो क्लासरूम अभी आप पढ़ा रहा है प्यूपिल टीचर, एक ट्रेनी टीचर इंस्टीट्यूट में, तो ये एक्चुअल क्लासरूम है या आर्टिफिशियल है? तो आप कहोगे एक्चुअल क्लासरूम ही है, ये रियल क्लासरूम है, क्योंकि इसमें भी आपके फ्रेंड्स क्या हैं, वो बच्चे बने हुए हैं, वो आपकी कमियां बता रहे हैं, प्रोफेसर इवेलुएट कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस टीचिंग में क्या किया जाता है, प्रैक्टिस इज कंडक्टेड इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्हीं में कराई जाती है, स्कूल्स में नहीं कराई जाती। स्कूल्स में आपको ट्रेंड करके बाद में भेजा जाता है। अब जितनी भी टीचिंग लर्निंग के फैक्टर्स हैं उन पे आपको स्केल डाउन किया जाएगा। एक स्केल, जैसे मैंने बताया, एक पूरा उनके पास एक स्केलिंग
जैसे पॉइंट होते हैं कि 1 to 6 तक, या 1 to, एक स्केल होता है पूरा कि कहाँ से कहाँ तक आपको मार्क्स देने हैं, आपकी हर क्वालिटी पे आपके एक्सप्रेशन कैसे थे, आपने कितने अच्छे से क्वेश्चंस को प्रोब किया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे थी, आपने इंटरेक्शन कैसे किया बच्चों के साथ, आपने कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो है न्यू क्या कहते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन कितना था, TLM कैसा यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें हर चीज़ को यूज़ किया जाता है। अब जो एलन जो थे उन्होंने ना 14 टीचिंग की स्किल्स बताई हैं, लेकिन जो NCERT है उन्होंने 7 टीचिंग स्किल्स बताई हैं। तो अब है इसकी यहाँ पे जो फीचर्स हैं कि क्या क्या इसमें होता है, कि इसमें साइज ऑफ द लेसन प्लान रिमेन स्मॉल। अब इसके अंदर जो लेसन प्लानिंग होती है ना वो स्मॉल रहती है। ऐसा नहीं कि आपको 1-1 घंटे पढ़ाने के लिए बोल देंगे, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में हर प्यूपिल टीचर को पढ़ाना होता है, तो एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है और उसी टाइम में आपको पढ़ाना होता है, पूरा आपका प्रेजेंटेशन करना होता है। तो स्मॉल पार्ट जो होता है ऑफ द लेसन, एक छोटा सा हिस्सा जो है पढ़ाया जाता है, उसी से वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं प्रोफेसर, वो बता सकते हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आपको सुधारने की क्या ज़रूरत है। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस खाली 5 से 7 मिनट हर प्यूपिल टीचर को दिए जाते हैं टीचिंग कराने के लिए। तो 5 से, और लेसन प्लानिंग तो टीचर उस प्यूपिल टीचर को पहले ही करनी होती है, लेकिन लेसन डिलीवरी के लिए इतना टाइम दिया जाता है। उसके बाद क्या है, उसका इवैल्यूएशन होता है, और उसमें 5 से 7 प्यूपिल टीचर वो स्टूडेंट बनते हैं, जो बाकी के आपके साथ के होंगे 5 से 7 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, इट डजेंट मैटर, जितने होंगे उतने बन जाते हैं, लेकिन 5 से 7 तो कम से कम होंगे ही। अब एवरीडे ओनली, और हर दिन सिर्फ एक ही टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। ये नहीं कि एक ही दिन आपको सारी स्किल्स सिखा देंगे। जब वर्कशॉप पूरे 7 दिन तक चलती है तो एक दिन में एक स्किल आपको सिखाई जाती है। हर इंस्टीट्यूट का अपना है, कोई 7 दिन के लिए वर्कशॉप लगाता है, कोई 10 दिन के लिए लगाता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। अब इट्स एन इंडिविजुअल टीचिंग प्रैक्टिस टेक्निक, इसमें हर इंडिविजुअल को खुद टीचिंग प्रैक्टिस करके दिखानी होती है। इसमें ये नहीं है कि कोई बच जाएगा, हर प्यूपिल टीचर की बारी आती है, उसको अपना प्रेजेंटेशन करना है। अब इसके अंदर है ना 6 स्टेप्स होते हैं। अब कुछ स्टेप्स NCERT ने कुछ दिए हैं और कुछ एलन ने दिए हैं। अब ये मत समझो कि ये सारे के सारे आपको 45 मिनट्स और 36 मिनट्स आपको करके दिखाना है, नहीं, वहाँ पे सिर्फ 5-7 मिनट ही करके दिखाना है, लेकिन एक प्रॉपर लेसन प्लान और ये सारी चीज़ें आपका करवाया जाएगा। अब सबसे पहले माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाना होगा, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। फिर टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी। टीचिंग प्रैक्टिस में जैसे देखो, ये इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। कई इंस्टीट्यूट में ये होता है कि आप एक टीचिंग स्किल आज सिखा दी है, फिर आप में अगर जो कमियां हैं फीडबैक लेने के बाद आपको अगले दिन या जैसे एक लंच ब्रेक के बाद आपको बाकी का वो अपनी कमियों को दूर करके दोबारा कराना है, ठीक है, एक साथ और कई जगह एक साथ भी करा सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए आपको ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना है कि NCERT ने टीचिंग प्रैक्टिस के लिए 6 मिनट दिए हैं और एलन ने 5 दिए हैं। फीडबैक जो मिलेगा आपको वो 6 मिनट में मिलेगा, एलन 10 मिनट में देगा, और दोबारा से फिर आपको प्लानिंग करनी है। जो कमी है फीडबैक के अकॉर्डिंग वो 12 और यहाँ 15 है। री टीचिंग करके दिखानी है दोबारा से 6 और 5 है, फिर री फीडबैक मिलेगा। तो टोटल NCERT के 36 मिनट्स हो जाते हैं और एलन के 45 मिनट्स। अब है इसके अंदर है कि कौन कौन सी स्किल्स होती है। आप ये देखिए, माइक्रो टीचिंग एक रियल टीचिंग होती है, कोई आर्टिफिशियल टीचिंग नहीं होती। अब इसके अंदर जो ना क्लास मैनेजमेंट स्किल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, मे बी लास्ट टू लास्ट क्लास पढ़ाई हो, आप देख लेना। तो उसके अंदर आपको बताया कि कौन कौन सी टीचिंग क्लासरूम स्किल्स क्या कहते हैं टीचिंग क्लासरूम होती हैं। टीचर की इन्वॉल्वमेंट और कंट्रोल, ये मैं अच्छे से मैंने आपको बताया था कि ऑथोरिटेटिव होती है, इंडल्जेंट, परमिसिव, ऑथोरिटेरियन और लेजिस्फेयर और डेमोक्रेटिक, ये सारी मैंने आपको पढ़ाई थी। अब इसके अंदर है कि क्लास मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं इसके अंदर वो देखी जाती है। अब टीचर के पास 2 स्किल्स अंडर दिस स्किल में ना 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि इन्वॉल्वमेंट और कंट्रोल। ये डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज़ देख लेना वीडियो।
इन्वॉल्वमेंट में होगा कि बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपको क्लास को मैनेजमेंट भी करना है कि कंट्रोल कितना आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर है। ये नहीं कि आप कुछ करा रहे हो, बच्चे आपकी सुन ही नहीं रहे, इधर से उधर भागे जा रहे हैं, कोई आपकी बात पे ध्यान नहीं देना। एज अ टीचर आपको क्या कराना है, चाइल्ड सेंटर्ड तो बनना है, उनसे काम तो कराना है, लेकिन आपका एक टीचर होने के नाते बच्चों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो कहो कि वो आपकी बातों को सुने, इधर उधर ना भागे, आपको बच्चे पर कंट्रोल भी रखना है। तो अब इसके अंदर है इंट्रोडक्टरी स्किल। इंट्रोडक्टरी स्किल है कि सबसे पहले आपको कोई भी लेसन इंट्रोड्यूस कराना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो इस इंट्रोडक्टरी स्किल में सबसे पहले 3 सब स्किल्स होते हैं कि सबसे पहले आप जो पढ़ाने वाले हो आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है। जो पुराने ज़माने में कहते थे कि बच्चा एक क्लियर स्लेट है, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन ये बात गलत है। बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, पहले से ही उसे बहुत ज्ञान होता है। अब इसके अंदर है उसकी प्रीवियस नॉलेज जो है स्टूडेंट की, उसका असेसमेंट किया जाता है और उस प्रीवियस नॉलेज से फिर उसे अब आज की नॉलेज पे लाया जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए हम बच्चे से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई एक छोटी सी स्टोरी बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमें प्रीवियस नॉलेज से बस कनेक्ट करना है। तो इसमें अंदर है कि क्वेश्चंस विच चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड इज़ नोन एज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं बच्चे की, हम उनको इंट्रोडक्टरी क्या कहते हैं, क्वेश्चंस हम उन्हें बोलते हैं। अब इसके अंदर आप 3 से 4 क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब है इसके अंदर, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चंस पूछे, फिर आप प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज के ऊपर लेके जाओगे कि नई नॉलेज क्या है उनकी, उससे रिलेशन आप बताओगे, और फिर अपना आपको लेसन बिगिन करना है। और लेकिन आप में से बहुत सारे टीचर क्या करते होंगे, आपने टीचिंग स्किल्स में कि आपने लेसन शुरू कर दिया लेकिन बच्चे को टॉपिक बताया ही नहीं कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हमें प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है, नई नॉलेज से कनेक्ट करना है, और फिर उन्हें बताना है कि बच्चों आज हम आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। बच्चों को टॉपिक वरना पता ही नहीं होता, आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज ये है, आज आपको इससे ये सीखने को मिलेगा। तो एकदम में लेसन शुरू करते ही आपको बच्चे को ऑब्जेक्टिव बताना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए कि आज हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपने पूरा क्लियर करना है उन्हें, तो टीचर को टेल करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उस टीचर को बताना चाहिए कि आज वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों से वो क्या चाह रही है कि उन्हें क्या सीखने को मिलेगा इस लेसन के बाद में। अब है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है कि एक टीचर को ये नहीं है कि अपनी चेयर पे बैठ जाओ या सामने खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को साथ में ना अपनी क्लास में राउंड भी लेने होते हैं और आई कांटेक्ट बनाना होता है। अब बच्चों के साथ आप पढ़ाते समय आप बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बनाइए, अपनी वॉइस में जो आपकी आवाज़ है उसमें इंटोनेशन लेके आइए। इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव आने चाहिए, ये नहीं कि एक वॉइस में आप सब कुछ पढ़ाए जा रहे हो, वो नहीं होता। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, मूड कैसा है, लेसन जो आप पढ़ा रहे हो, कि जहाँ पे जिस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जिस बॉडी के जेस्चर की, फेशियल एक्सप्रेशन की, आवाज़ अगर किसी में डरावनी आवाज़ है तो वो निकाल के थोड़ा करो, उतार चढ़ाव हर चीज़ का आपको स्टिमुलस वेरिएशन में ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ये सबसे हाईएस्ट स्किल है। आपने देखा होगा कि कई जो टीचर होते हैं उनके पास इतनी सारी डिग्री हैं, लेकिन फिर भी वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें अपनी बात बच्चों को समझाना नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। वहीं आप एक दूसरा टीचर देखिए कि उसके पास इतनी सारी डिग्री नहीं है, लेकिन जितना उसे आता है वो उतना ही
बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि बच्चे सब चीज़ें समझ जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी पीएचडी का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी बात बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन एक टीचर होने के नाते आपको ये स्किल आनी चाहिए। अब भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो स्टेज पे आने में घबराते हैं, वो अपनी बातें बोल नहीं पाते, उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो एक टीचर होने के नाते आपको अपनी ये कमी दूर करनी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जिससे कि बच्चा आपकी बातों को जल्दी से समझ पाए और आपसे क्वेश्चन करे। अब है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड की राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई टीचर की इतनी गंदी राइटिंग होती है, वो ऐसा लिखते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है, और बच्चे से वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा उन्हें समझे। बच्चा कुछ समझ नहीं पाता, गलत लिख लेता है। ठीक है, बच्चे की हैंडराइटिंग भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, वो पढ़ने में सही नहीं होती है। तो टीचर को क्या है, हमेशा लेजिबल, पढ़ने योग्य हैंडराइटिंग उनकी लिखनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। जितना स्पेस देते हैं वर्ड्स के बीच में, कैसे डेट डालते हैं, कैसे टॉपिक लिखते हैं, जैसा टीचर लिखेगा वैसा ही उसके बच्चे बनेंगे। अगर अब आप गंदी हैंडराइटिंग लिखोगे और बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी क्लास के बच्चे अच्छी हैंडराइटिंग लिखें, डेट डालें, तो वो कैसे डालेंगे भाई? एक टीचर होने के नाते आपने ना तो ब्लैक बोर्ड पर डेट डाली, ना टॉपिक लिखा, ना सब टॉपिक लिखा, ना डे लिखा, कौन सा है सब्जेक्ट नहीं लिखा, और यूं ही ऐसे पता नहीं कीड़े मार दिया आप। और आप बच्चों से आप डांट रहे हो उन्हें कि आप डेट नहीं लिखो, ये नहीं लिखा। अरे आप करके दिखाओ ना, तभी तो बच्चा करेगा। तो ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। सॉरी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब है इंट्रैक्शन स्किल, कि ये है एन ए फ्लेंडर ने भी कहा था कि ये मेथड है, presented the method of interaction analysis. He made the interaction analysis table and observed the teacher and gave them feedback. तो एन ए फ्लेंडर थे, उन्होंने इस स्किल के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया, टीचर्स को ऑब्जर्व किया कि आप बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहे हो, क्या आपकी क्लास में टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही आप बोले जा रहे हो और बच्चे को बोलने का मौका नहीं दे रहे, बच्चे का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो एन ए फ्लेंडर ने इन सब चीज़ों का फीडबैक लिया था और बच्चों और टीचर्स को इवेलुएट किया था। तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो आपकी हाईएस्ट स्किल है ना, उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए हमेशा टू वे होता है, ये नहीं कि आप बोलते रहो। तो इंटरेक्शन करना है बच्चों को, उनसे क्वेश्चन, बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछे, आंसर करो, ग्रुप स्टडी करो, ये सारी चीज़ें, पार्टिसिपेशन हो रहा है एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें क्या आएगी, इंटरेक्शन स्किल में आएगी। इसके अंदर क्या है, कोरिलेट करो, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्किल कि टीएलएम बहुत ज़रूरी होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता टीचिंग एड और टीएलएम में। टीचिंग एड होता है कि जिसे सिर्फ टीचर यूज़ कर रहा है और हम क्या है, हम एक ऑडियंस की तरह उसे सिर्फ देख रहे हैं। जैसे कि मान लो खाली आपने एक चार्ट बना दिया, उसमें सिर्फ आप ही सब कुछ एक्सप्लेन किए जा रहे हो, बच्चे को आगे नहीं बुला रहे, बच्चा उस चार्ट में कुछ लिख के नहीं दिखा रहा साथ में, या कोई मॉडल बना दिया, आप ही कह रहे हो बच्चों को भाई छूना मत, दूर से देखो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो टीचिंग एड होती है। टीचिंग एड टीएलएम कब बनेगा, जब उसके अंदर बच्चे का रोल आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा, आप एक चार्ट को टीएलएम भी बना सकते हो, टीचिंग एड भी बना सकते हो। टीचिंग एड क्या होगा कि आप सब कुछ घर से करके लाए और सिर्फ खुद खड़े होके ब्लैक बोर्ड पे पेस्ट दिखा के और एक्सप्लेन किए जा रहे हो। और टीएलएम कैसे बन सकता है, अगर आपने उसके अंदर एक्टिविटीज़ डाल दी, आपने उसके अंदर डैश डाल दी और बच्चों को बोला आओ इसको फिल करो, वहाँ पे लिख के दिखाओ, ये करो, तो उसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो टीएलएम आपको हमेशा चूज़ करना है, टीचिंग एड चूज़ नहीं करना। टीएलएम में
आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टीएलएम महंगा नहीं होना चाहिए, कि क्या कहते हैं टीएलएम ऐसा होना चाहिए कि जो हर कोई जो उसको क्या कहते हैं खरीद सके, उसको बना सके। वेस्ट से आपको टीएलएम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राइट सिलेक्शन, राइट टाइम पे राइट सिलेक्शन होना चाहिए, टीएलएम का अवेलेबल होना चाहिए। जब आप वो टॉपिक पढ़ा रहे हो तभी वो टीएलएम होना चाहिए, उसी टाइम पे उसका फ़ायदा है। टीएलएम और टीचर खुद बनाए टीएलएम, अगर टीचर यूँ नहीं कि आप मार्केट से ख़रीद के लेके आ रहे हो, तो इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए कि आप अगर मान लो आपने क्या कहते हैं कोई टॉपिक अपने साथ वाली किसी टीचर से भी शेयर कर लिया कि आप मुझे दिखा दो अगर हमारा सेम है तो आप उसके अंदर अपना इम्प्रोवाइजेशन करो, यूँ नहीं वैसा का वैसा। टीएलएम को प्रॉपर टाइम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सही समय पे यूज़ करो। अब साइलेंस एंड नॉन वर्बल स्किल्स मतलब क्यूज़ ये संकेत देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो आप पढ़ा रहे हो और पूरी क्लास अच्छे से पढ़ रही है, फ्लो में क्लास चल रही है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तब आप देखते हो कि लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं उन्हें अभी टोकूंगी या टोकूंगा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी और मेरा जो लेसन है वो बहुत अच्छे से एक फ्लो में चल रहा है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप सीधा बच्चों को ऐसे अपनी घूर के देख सकते हो, स्टेयर कर सकते हो, बच्चों को नज़रें में आई कांटेक्ट करो उनके साथ। यस, ये आपका क्या है, साइलेंस और नॉन वर्बल है। आपने मुंह से कुछ नहीं बोला लेकिन आपके एक्सप्रेशन उन बच्चों को बता रहे हैं कि हमें चुप हो जाना चाहिए, जो वो गलत काम कर रहे हैं वो उन्हें रोक देना चाहिए। या आप राउंड लेके वहाँ पे ऐसे एक बार डेस्क पे ऐसे टैप कर सकते हो कि बच्चों को रुक जाना चाहिए, आप उन्हें कोई इशारा कर सकते हो। उस टाइम पे आपको पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन उन्हीं बच्चों को क्या करना है, आपको रोकना है। ये कब होगा, इसे ही हम साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज कहते हैं, स्किल कहते हैं। ये एक टीचर होने के नाते ज़रूर आनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि राम चुप हो जाओ, अगर आप ऐसा बोलोगे तो सारी क्लास पीछे मुड़ के देखेगी या जहाँ भी वो बच्चा बैठा होगा। तो आपको ये करना है, आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब स्किल ऑफ डेवलपिंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस डेवलप करने आना चाहिए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं डिग्रियां लेके बैठे हैं, कुछ नहीं आता, जो बुक के पीछे के क्वेश्चन हैं उन्हीं को पूछे जा रहे हैं। अब वो नहीं करना। आप जब लेसन पढ़ा रहे हो, लेसन पढ़ाते टाइम आपको क्या करना है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं जो भी पढ़ा रहे हो। हाँ ये बताओ, ये ऐसा का इसका नाम क्या था, राम की दादी का क्या नाम है, क्या कहते हैं शीला कौन थी, ऐसे कर करके हर वो कहाँ गई थी, साथ के साथ आप क्वेश्चंस पूछो तो बच्चे भी उसके अंदर ध्यान देंगे। आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। और बच्चे को भी कहो कि बच्चे से भी कहो कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछो, आंसर पूछो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये टीचर आस्क्ड बाय टीचर आस्क करेगा नया लेसन को फॉरवर्ड करने में। जब नया पॉइंट बताना हो तो बच्चे से पूछकर आगे क्वेश्चन प्रोसीड करो। तो मान लो आप खुद भी करो और साथ में आप बच्चे से पूछो, हाँ भाई अगला, जैसे आपको कोई रिलेशन बताना है आगे वाले में तो आप पूछो कि बताओ ये कैसे होगा। या आपने मान लो एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा और वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसको अलग तरीके से क्वेश्चन बताओ। ये नहीं कि उस बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सीधा बोला बताओ राम कौन था, अब बच्चा इसका मतलब नहीं समझ पा रहा, तो आप उसको उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछो। आपके अंदर ये कला होनी चाहिए, आप अलग तरीके से पूछो कि बच्चा बताए, उसको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे उस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ो। फिर आ जाता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा आने चाहिए, कि जिसके अंदर रट्टाफिकेशन, आपने देखा है आजकल बच्चे क्या है, सारा गाइड में से लिख लेते हैं, ये मतलब कॉपी पेस्ट मारते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो आप बच्चे अपना दिमाग लगाए, इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने, क्रिएटिव, क्यों, कैसे, ये जो WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये होगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें बच्चा थिंकिंग करे, अपना दिमाग लगाए कि एनवायरनमेंट
बताओ सॉल्यूशन क्या है, आपकी सोसाइटी में ये क्राइम हो रहा है, आप इसको कैसे रोक सकते हो, एक नागरिक होने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये जो इसके अंदर बच्चा सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, उसे कोई कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा। जो टीचर है शुड बी वेल वर्स्ड इन फ्रेमिंग, बच्चे को क्वेश्चन, जो टीचर है उसको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए, एंड आस्किंग द क्वेश्चन विच हैव नो फिक्स्ड आंसर, और ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। अब है इसके अंदर है, यदि जैसे मान लो कि आप ये पूछ सकते हो कि अगर मान लो कि बेटा इतनी गर्मी हो रही है, अगर मान लो कि दिल्ली में 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाए तो क्या होगा, इफ़ सपोज, या मान लो कि आपको अगर एक दिन प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या चेंजेस लाओगे, क्या होगा अगर ये होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको ये पूछने आने चाहिए। अब स्किल ऑफ फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन, कि आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए क्वेश्चन की, ये नहीं है कि घर से क्वेश्चन बना के लिया है और अब बैठे हो कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आपको एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ, उससे दूसरा पूछो, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा पूछो। आपको एक्सपर्टाइज होना चाहिए क्वेश्चंस पूछने का, और सिंपल, और हमेशा जो वर्ड है ना, क्वेश्चन को आपको हमेशा क्लास के अकॉर्डिंग पूछना है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना है। अगर आप सीधा ही ऐसा कठिन क्वेश्चन पूछ लोगे अजीब सा, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी क्रिएटेड प्रोसेस, और जब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इतने में है ना, जब बच्चा सामने आपको आंसर कर रहा है, इतने में आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो जाना चाहिए कि बच्चा चुप हो और मैं दूसरा बोलूं। इतने बच्चा आंसर दे रहा है, फिर एक और क्वेश्चन फ्रेम हो जाना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा आपको क्या करना है, एक्सपर्ट होना चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए। और वो स्पीड कैसे आएगी, आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब है लास्ट स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, स्किल होनी चाहिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर मान लो एक बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा, तो आप एक टीचर होने के नाते उसको इस तरीके से पूछो कि शायद बच्चा अब आंसर दे दे। ठीक है, आई शुड आस्क सेम क्वेश्चन बाय अदर वे, कि आप उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछो कि बच्चा आंसर दे देगा। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए अच्छे से। कौन कौन सी हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस आने चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव ज़रूर बताना है, स्टिमुलस वेरिएशन राउंड लेने हैं, आई कांटेक्ट बनाना है, इंटोनेशन होना चाहिए, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है बच्चों का और आपका, या बच्चों का कैसा हो रहा है, स्टिमुलस वेरिएशन होना चाहिए। और क्या है इसके अंदर, ये TLM आपको आना चाहिए कि किस टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे यूज़ करना है। नॉन वर्बल और साइलेंस क्यूज़ आने चाहिए, कि इशारा, कि पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो और वो बच्चा भी शांत हो जो शरारत कर रहा है। क्वेश्चन पूछने की स्किल होनी चाहिए, कि लेसन पढ़ाते पढ़ाते मैं कितने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, और फ्लुएंसी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन पूछा, आंसर बता रहा है, इतने में दूसरा तैयार हो गया। तो ये है हमारा एंड ऑफ द वीडियो। अब आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदिन 10 डेज़ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।